नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका एटीवी न्यूज राजस्थान में। आइए रुक करते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। आज के एटीवी न्यूज राजस्थान के नेता की आवाज विशेष कार्यक्रम में मिलते हैं आने वाले विधानसभा के एक भावी उम्मीदवार नेता से। जल्द ही राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं। सभी दलों के दावेदार टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में मालवीय नगर विधानसभा से नेता अजय धांधिया भी अपनी दावेदारी बीजेपी से करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी बहुमत से राजस्थान में आएगी और उनको पूरा विश्वास है कि पार्टी उन्हीं को मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी। आज नेता की आवाज कार्यक्रम में जानते हैं नेता अजय धांधिया जनता के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। नमस्ते दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेता की आवाज में। मैं हूं आपकी होस्ट मोना शर्मा। आज हमारे साथ है मालवीय नगर के युवा नेता जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं और जनता के हित में कार्य करने की उनकी शैली रही है। मेरे साथ हैं युवा नेता मालवीय नगर अजय धांधिया जी। आज हम स्टूडियो में उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और वो जनता के हित में क्या क्या कार्य करना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, आज जो है अब चुनाव आने वाले हैं और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आपको लेके। तो सबसे पहले मुझे आपके राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। मोना जी, देखिए, मैं लगभग 30-35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ जी। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी में विचारधारा के आधार पर मैं लगातार निरंतर काम करता आ रहा हूँ जी। कई अवसर आए जब पार्टी ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। राजस्थान के कई जिलों में मुझे प्रभारी के रूप में भेजा भी और मुझे कई चुनाव कराने का मौका भी मिला। पार्टी के पदाधिकारी के रूप में भी मैंने पीआर सेल में भी काम किया, भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर में भी काम किया, युवा मोर्चा जयपुर शहर में भी काम किया। सभी जगह पदाधिकारी के रूप में मैंने काम किया और उस काम के आधार पर मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आगे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लोगों के सामने पेश किया। जी, जैसा कि हम जानते हैं आप इस वक्त पीआर सेल प्रदेश संयोजक हैं जी। और आप पार्टी के वक्ता के रूप में भी और उनके हितों के रूप में कार्य करते हैं। सर, जहां तक मुझे याद है और जहां तक मैंने आपके बारे में जाना है, 1985 में भी आप युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं, फिर आप अध्यक्ष भी रहे हैं और आज आप मालवीय नगर से चुनाव लड़ने की आकांक्षा रखते हैं। साथ ही साथ पिछली बार भी आप बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला लेकिन आपने पार्टी की सेवा की? जी, ये बात सही है कि पिछली बार मैं मालवीय नगर से ही टिकट मांग रहा था और बहुत पुरजोर तरीके से टिकट मांग रहा था, लेकिन पार्टी ने फैसला किया। पार्टी ने मुझे कहा कि भाई आपको इस बार यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है, आपको पार्टी के हित में काम करना चाहिए जी। लेकिन विषम परिस्थिति में होते हुए भी मालवीय नगर में हम सब लोगों ने मिलकर काम किया और हमने मालवीय नगर की सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला। जी। अजय धांधिया जी, युवा नेता और मालवीय नगर से बीजेपी के टिकट के दावेदार, यही माना जा रहा है और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपको जल्दी ही टिकट मिलेगा। सर, देखिए, 2-3 चीजें ऐसा है कि ये तो जैसे कहते हैं ना कि एक नासूर बन गई हैं हमारे एरिया के लिए। महेश नगर का 80 फीट रोड, उसका ट्रैफिक मतलब बुरी तरह से, किसी कच्ची बस्ती से भी बुरा ट्रैफिक वहां पे है। राजा पार्क की ट्रैफिक, पार्किंग व्यवस्था और गली में कुकर मुत्ते की तरह होता हुआ अतिक्रमण। और मैं इस बात में कन्विंस नहीं होना चाहूंगी कि हमारी सरकार आएगी, तो क्योंकि आपकी सरकार समय समय पे रही है, रोटेट होती रहती है सरकारें। तो ये पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण व्यवस्था, जिससे एक आम आदमी दिन रात इरिटेट होता है, झल्लाता है और उसका समय, उसका पेट्रोल डीजल खत्म होता है। तो मुझे ये बात बताइए कि आप क्या सोचते हैं और प्रैक्टिकल मुझे जवाब दीजिएगा जो सोल्यूशन जनता चाहती है और आप दे पाएंगे। देखिए, आपने जो महेश नगर की बात की है, महेश नगर में कोई पार्किंग की व्यवस्था तो है ही बिगड़ी हुई, लेकिन वहां पे और भी बहुत समस्या है जी। वहां पे समस्या है पट्टों की जी। जहां पे लोग पिछले 5 वर्षों से लगातार जो है पट्टों के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी वहां तो झांक के भी नहीं देखा। वहां स्थिति ये है कि आप अगर महेश नगर जा रहे हैं जी, तो और किसी को आप मिलने वाले हैं, उसको अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं 20 मिनट में आ सकता हूं, तो आप भूल जाओ,
क्योंकि आपको तो वहां 1-1.5 घंटे का जाम मिलेगा ही मिलेगा जी। और इस पर कई बार यहाँ के प्रशासन को ध्यान आकर्षण हमने कराया जाके बकायदा कि भाई देखिए आप हमारे इस महेश नगर की पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या को सुधारो। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं लेकिन इस सरकार के कोई ध्यान नहीं रहा। जी। दूसरा, वहां अंडरपास बनने हैं इमली वाला फाटक पे, बहुत बड़ी समस्या है अंडरपास। वो कैसे बनेगी उस पर भी हमने इस सरकार को ध्यान आकर्षण किया, धरने दिए, प्रदर्शन किए, सरकार की तरफ से आश्वासन भी आया, लेकिन क्या हुआ? काम वहीं के वहीं पड़ा। तो इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये सरकार नवंबर में फ्री हो जाएगी। सर आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जहां तक हम मीडिया कर्मी जनता के बीच में जाते रहे हैं, सरकार की चाहे मोबाइल योजना हो, मोबाइल से मुस्कान योजना हो, चाहे राशन बांटना हो, चाहे कोविड मैनेजमेंट रहा हो सरकार का, जो पूरे देश में लागू हुआ, मोदी जी की सरकार ने भी इसको लागू किया, इवन अप्रिशिएट भी किया। और सरकार की अनाज की योजना है और जनाधार कार्ड है, बहुत सारी योजनाएं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 महीने से कांग्रेस पार्टी अप आ रही है और बीजेपी थोड़ी सी हाशिए में जाती दिख रही है। क्या ये आप इसको सच मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राएं निकल रही है। जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये परिवर्तन यात्रा क्यों निकाली। आप ध्यान करिए, 2018 में जब ये सरकार आई थी, जी। अशोक गहलोत की एक सभा थी और जिसमें इनके नेता राहुल बाबा भी आए हुए थे और राहुल बाबा ने खुले आम वहां पर चिल्ला करके ये कहा था कि आप लोग 20 तक गिनती बोलोगे और किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या किसानों के कर्जे माफ हो गए? नहीं हुए ना। उसी मंच से राहुल बाबा ने यह कहा था कि हम राजस्थान में अगर सरकार में आएंगे तो हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपए। मोना जी, सही बात तो ये है कि आज राजस्थान का युवा परेशान है। पेपर लीक हो चुके हैं, 19 पेपर लीक हुए हैं, हजारों नहीं लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है। जी। फिर यह सरकार आई। सरकार से पहले जब मंच पे इन्होंने अशोक गहलोत जी ने एक बात और कही कि अगर मैं 5 साल सरकार में रहूंगा तो मैं बिजली के दाम नहीं बढ़ाऊंगा। वसुंधरा राजे जी की सरकार जब गई थी तो राजस्थान में बिजली के दाम थे 6.5 रुपए, आज 8.5 रुपए। किसको रिलीफ दे रहे हैं? झूठे वादे कर रहे हैं। और सर लेकिन झूठे वादे तो बीजेपी भी करती है, हर वादे तो पूरे बीजेपी ने भी नहीं किए। हम तो 5 साल सरकार में है ही नहीं। लेकिन 5 साल पहले जब आप थे तो क्या आप मानते हैं सारे वादे पूरे हो गए थे? बहुत सारे वादे पूरे किए, बहुत सारे, पर सारे नहीं। सारे वादे, कुछ वादे ऐसे टेक्निकल कोई रुके होंगे, बाकी सभी वादे हमने पूरे किए। लेकिन सर आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी परिवर्तन यात्रा कर्ज माफी नहीं हुई, आप इस बात को एक तरह से माना जा सकता है, लेकिन मैं ही मानती हूं या लोग सर्वे ऐसा कहते हैं कि लोग गहलोत साहब से खुश हैं और आप जो लोग हैं, मतलब जो बीजेपी की बात की जाए राजस्थान की, तो वो वसुंधरा जी को पीछे रखने के चक्कर में और खुद आंतरिक गुटबाजी का शिकार हो रही है, क्योंकि वो वसुंधरा जी जो आपकी इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो उनको फ्रंट पे नहीं लाना चाहती, नए नेता खड़ी कर रही है और पार्टी में भी आपस में बड़े नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो आपको नहीं लगता कि उसका नुकसान हो सकता है? जैसे पिछली बार भी आपकी सरकार बनते रही थी आपकी आंतरिक गुटबाजी के चक्कर में। ऐसा कुछ भी नहीं है मोना जी। अभी 4 परिवर्तन यात्राएं रही, उनकी शुरुआत पर आदरणीय वसुंधरा जी रही हैं, उन्होंने उसको स्टार्ट कराया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ गुटबाजी होती नहीं है, हम सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए ये कहना कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम निरंतर चुनाव लड़ने के लिए फोकस पे कर रहे हैं। सर एक बात बताइए कि मालवीय नगर में बीजेपी की सीट है, लेकिन इस बार मालवीय नगर में ऐसा भी है कि वोट के प्रबल दावेदार काफी चर्चित चेहरे हैं।
जो कि दावेदार माने जा रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इस वक्त आपके टिकट की दावेदारी को पार्टी कितना गंभीरता से लेगी, या आप कितना मानते हैं कि मतलब कितने आप अपने आप को कितना बड़ा दावेदार मानते हैं, या आप मानते हैं कि इस वक्त पिछले 5 सालों पहले जैसे कुछ हो सकता है घटनाक्रम? देखिए, पिछली बार जब मैं टिकट मांग रहा था तब पार्टी ने मुझे कहा कि भाई इस बार आपको चुनाव नहीं लड़ना जी। है, हम आपको अगली बार चुनाव लड़ेंगे। हम्म, और ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, जी ये फैमिली पार्टी भी नहीं है, जी ये भारतीय जनता पार्टी है। जो कहती है वो करके दिखाती है। जी इसलिए इसके सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास होता है, जो पार्टी निर्णय लेती है, जो कहती है, वो भविष्य में उसका लागू भी करती है, उसको करके भी दिखाती है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे टिकट देगी और मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते मालवीय नगर से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। जी, हमारी यही आकांक्षा है कि हमें जल्दी ही आपको टिकट लेते देखिए। सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आज भी अगर आप मालवीय नगर की बात कर रहे हैं, मालवीय नगर राजा पार्क में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका कोई हल नहीं हो पाया है, और मैं जहां तक मानती हूं कि मालवीय नगर में बीजेपी की दावेदारी थी, जो जीता भी गया है। तो आपसे मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि कितनी गंभीरता से आपने यहाँ के समस्याओं को लिया है, उन्हें कितना दूर किया है, और दूसरा एक सवाल और है कि क्या आप नेता बनेंगे तो उन समस्याओं को कितना हल करने की ओर देखते हैं, क्योंकि जब आप वोट मांगने जाते हैं बहुत सारे वादे करते हैं, पर जनता की यही शिकायत एक नेता से रहती है कि जीतने के बाद वो उतना जनता को महत्व नहीं देता है, उन मुद्दों को ही भूल जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप क्या मानते हैं कि आप उन मुद्दों को कितना हद तक दूर कर पाएंगे, और अब तक क्यों नहीं हुए वो मुद्दे दूर? जी, देखिए मोना जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मालवीय नगर की जो सीट है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी भी चुनाव हारी नहीं थी। कैसी भी परिस्थिति में हम यहाँ ये सीट हम जीत गए। इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका प्रमुख कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी यहाँ चुनाव जीत गए, उन्होंने अपने वादों को पूरा किया। लेकिन फिर ये पिछले 2018 में जब चुनाव हुए, हमारी पार्टी जीती आगे, हमारे विधायक बने, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का सरकार थी और उनका सहयोग नहीं मिला, और उस सहयोग नहीं मिलने के कारण आज मालवीय नगर में राजा पार्क की ट्रैफिक की समस्या हो, झालाना के पट्टे जो पिछले 30 वर्षों से लोगों को नहीं मिल रहे हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनके पट्टे नहीं मिले। इतना बड़ा पट्टे देने का वादा मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन आज भी मालवीय नगर के झालाना गांव, झालाना कच्ची बस्ती में आज भी पट्टे बाकी हैं, नहीं मिले। तो सर, पट्टे तो इतने बड़े बड़े कैंप सरकार लगा रही है, तो क्या आप सीधे सीधे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि सरकार तो शहरों के संग में लोगों को हजारों में पट्टे बांट रही है, तो क्या आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि झालाना के पट्टे नहीं बांटे गए? सांच को आज की जरूरत नहीं होती, आप पता कर लीजिए। क्या कारण मानते हैं फिर आप? कारण कुछ भी रहा हो, पर सरकार ने इस पर कोई काम नहीं। अवैध बस्तियों पे अगर आप पट्टे की मांग करेंगे तो सरकार कैसे देगी? मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ये कहती थी कि आप सिर्फ सरकारी भी जमीन है तो हम पट्टा दे देंगे जी। कोई किसी भी तरह की जमीन है, हम वहां रहने वाले को जो कब्जादारी है उसको पट्टा दे देंगे। तो झालाना गांव तो बहुत पुराना गांव है, लेकिन सर ऐसे जयपुर रियासत का गांव। लेकिन सर ऐसे तो कोई भी आके बस जाएगा और 5 साल बाद पट्टा मांगेगा, तो क्या सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? मोना जी, ये आज बसे हुए लोग नहीं है, ये आज बसे हुए लोग नहीं है जी। पिछले 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं जी। तो क्या उनका अधिकार नहीं बनता है? मैं कहना चाहूंगा इस सरकार ने जानबूझ के यहाँ पे पट्टे नहीं दिए, क्योंकि झालाना से हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है, इसलिए वहां पे जानबूझ के इन्होंने पट्टे नहीं दिए। लेकिन सर नेताओं पे ये भी आरोप है, दोनों ही पार्टी के नेताओं पे, कि वो चला के उन लोगों को कहीं बसने नहीं देते, या इनके लिए जब आवास बनाए जाते हैं वो बसने नहीं देते, क्योंकि उनका वोट बैंक होता है और वो चाहते नहीं कि वोट बैंक झालाने से कहीं और शिफ्ट हो या किसी भी कच्ची बस्ती से कहीं और शिफ्ट हो। ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है, और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पे समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि वो वहां से लोगों को जाने नहीं देते, क्योंकि उनका वोट बैंक है। सरकार ने उनके लिए आवास बनाए हुए हैं और उनको अलग शिफ्ट करने की बात है, जिससे कि एक पार्किंग सुविधा या अतिक्रमण हटे या कुछ भी हटे। और ये दोनों पार्टियों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि कई बार नेता अपने वोट के हित के लिए किसी को जाने नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है मोना जी। जो लोग 70 साल से यहाँ रह रहे हैं लगातार, उन्होंने पक्के मकान बना लिए हैं जी, पक्के मकान बना लिए हैं या दुकानें बनी हुई हैं जी। और इतने समय से जब वो वहां रह रहे हैं तो उनके जाने का तो प्रश्न होता ही नहीं है। और सरकार तो ये कह रही थी जहां है वहीं बसाएंगे हम।
लेकिन दिक्कत क्या है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या लॉजिक दे रही है सरकार। दिक्कत यह है कि आज अगर सरकार चाहे तो झालाना के पट्टे 4 दिन में मिल सकते हैं। लेकिन सर 5 साल पहले तो आपकी सरकार थी, आपने 5 दिन में पट्टे क्यों नहीं दिए? बिल्कुल हमने दिए, उसमें 125 पट्टे दिए थे, हमने उस काम को चालू किया था, इन्होंने आते ही बंद कर दिया उसको। तो आप 5 साल में सिर्फ 125 पट्टे दे पाए, ये सवाल नहीं है? नहीं, हम उसके हर्डल जो जहां 70 साल में पट्टे नहीं मिले वहां 5 साल में हमने एक कदम आगे तो बढ़ाया था, इन्होंने तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तो मैं ये मानूं कि अगर इस बार आपकी सरकार आती है तो आप 100% पट्टा पूरा करवाएंगे या फिर आप फिर एक कदम के बाद सिर्फ एक कदम और बढ़ाएंगे? बिल्कुल 100% वहां के रहने वाले रहवासियों को एक एक जनों को पट्टा दिलाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये काम तुरंत करेगी। ऐसा लोगों का मानना है कि जब जब अपराध हुए हैं, मानव जनित अपराध हुए हैं, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, पुलिस व्यवस्था ने तुरंत एक्शन लिया है, अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है और लोगों को मुआवजा भी दिया है समय समय पर। तो जहां तक मानना है कि अपराधियों को तुरंत एक्शन लेकर के अपराध पे काबू पाने की कोशिश की गई है। मोना जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं, मैं ये इस तरह भी कह सकता हूं कि आज भारत में जी, राजस्थान नहीं, पूरे भारत में अपराधों के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। और उसी का परिणाम है कि आज आम जनता जो है डरी हुई है और घर से निकलती नहीं है इस डर के मारे कि घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आपका इशारा किस तरफ है? कानून व्यवस्था, पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है, जी भ्रष्टाचार। जी, आज मेरे को कहना नहीं चाहिए, जयपुर शहर के जितने इंचार्ज लगे हैं, एसीपी लगे हैं, वो काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, काम ही नहीं करते। ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि वो क्यों काम नहीं करना चाहते? काम कर रहे होते तो ये हालत नहीं होती। आज ट्रैफिक की समस्या आप देखो पूरे जयपुर शहर में फैली हुई है। आपने खुद ने कहा है, ये सरकार अगर काम कर रही होती तो ये क्या समस्या होती? नहीं होती ना। मैं भी तो यही कह रहा हूं। लेकिन सर मेरा ये मानना है कि आपके समय की सरकार थी तब भी ये समस्याएं थी। आप अभी तो सरकार अशोक गहलोत की है, तो क्या पुरानी बातें नहीं की जानी चाहिए? अगर मान लो हमारी सरकार ने नहीं किया था तो जनता ने हमको नहीं चुना था, और अगर इन्होंने वादा किया था तो इन्होंने वादा खिलाफी की है ना। मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन सर पुरानी बातें तो चर्चाओं में आएंगी क्योंकि बात बात में जो बीजेपी है, सेंट्रल है, वो हर बात में नेहरू जी को दोषी ठहरा देता है। तो क्या 5 साल पुराने जब आपकी सरकार थी तो उसके कामों के लिए ये नहीं माना जाए कि आपकी सरकार ने भी एक्शन नहीं लिया? मोना जी, मैं कह रहा हूं ये सरकार 4.5 साल तक सिर्फ होटलों में घूमती रही है, और ये 3 महीने में जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, अब ये सोने के बिस्कुट भी दे देंगे ना, जनता इनको वोट नहीं देगी, ये मैं आपको दावे के साथ। तो अजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि अब देखिए कि जैसे ही गहलोत सरकार ने सिलेंडर के दाम कम किए, जो केंद्र सरकार ने आसमान छूने को मजबूर कर दिया था सिलेंडर के दामों को, और आपके जो खुद के नेता हैं वो विपक्ष में बैठे हुए सिलेंडर के और गैसों के खिलाफ, बढ़ती रेटों के खिलाफ सड़कों पे उतर गए थे। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि सिर्फ वोट के चक्कर में केंद्र ने 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया? मैं कह रहा हूं मोना जी, आप याद करो मनमोहन सिंह जी का राज, 1 किलोमीटर की लाइनें लगती थी सिलेंडर लेने के लिए, रिफिल लेने के लिए। लोगों को तो यहां तक दोस्ती करनी पड़ती थी गैस एजेंसी वालों से कि किसी तरीके से सिलेंडर आ जाए। आज आप एक मिस कॉल करिए, आपके घर दूसरे दिन 11 बजे सिलेंडर आएगा। यह है सरकार। तो सर लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि जो बीजेपी है उसके बारे में ये धारणा है कि वो सिर्फ मोदी को चेहरा लेके और मोदी करके सिर्फ जीतना चाहती है, और इस चीज की आड़ में जो लोकल नेता है, स्थानीय नेता है, वो काम ना करे तो भी उस चीज को छुपा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, जीतना भी मुमकिन है। देखिए 2014 में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, और उस वक्त एक आम गरीब आदमी को ये पता लगता था कि मैं बैंक की सीढ़ियों को चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ पाऊंगा। जी, मैनेजर के पास जाता था, कहता था कि मेरा एक अकाउंट खोल दो, तो भगा देता था कि यार तेरे पास पैसे तो है नहीं, क्या करेगा अकाउंट खोल के। जी, ये जनधन खाते योजना ने आज 60 करोड़ परिवारों में अकाउंट खुलवा दिए। क्या ये कम?
आज वो गरीब जो बैंक की चौखट पर चढ़ना भी उसके लिए नामुमकिन था, आज वो आसानी से बैंक में जा भी रहा है और उसका मजदूरी का पैसा सीधा उसके अकाउंट में आ रहा है। और आप कह रहे हो गैस के बारे में, ये सरकार उज्ज्वला योजना लेके आई है। लेकिन सर उज्ज्वला योजना मैं आपको एक मिनट मैं बता रहा हूं, मेरा भी ये आप सवाल मेरी है बात कि तो फ्री सुनो, सिलेंडर मेरी बात तो सुनो। आप फ्री करेंगे और फ्री में आप ये नहीं कहेंगे 1 किलोमीटर लाइन में लगेंगे, आप फ्री चाहेंगे, ऐसा नहीं है। ये उज्ज्वला योजना में आज आप सही बताना, आपको केरोसिन तेल की याद आई या नहीं आई? देखिए सर, गरीबों का तो ये कहना ना, शुरू में तो आपने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर फ्री में बांटे और गैस का वो कर दिया, फ्री कर दिया, सब्सिडी दे दी, और आज वही आपने सिलेंडर के दाम आसमानों में चढ़ा दिए। उज्ज्वला योजना में जिनके भी कनेक्शन है, आज राजस्थान की सरकार जो कह रही है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, आप कैंप में गए हो? अगर आप कैंप में गए होते तो मैं आपको बताता हूं, कैंप में बैठा हुआ आदमी क्या पूछ रहा था कि आपका कनेक्शन उज्ज्वला योजना में है, क्योंकि उस उज्ज्वला योजना में सिलेंडर के दाम 750 रुपए जी। और आज ये स्थिति है, पूरे भारत से केरोसिन का तेल समाप्त हो चुका है, कोई यूज नहीं लेता। हर घर में एक गैस कनेक्शन है और आप आज अप्लाई कीजिए, दूसरे दिन आपको गैस का कनेक्शन मिलेगा। ये क्या कम है? आज 33 करोड़ परिवारों में गैस के कनेक्शन है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 75 लाख उज्ज्वला योजना में कनेक्शन, फ्री कनेक्शन देने की घोषणा भी की हुई है। दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेता की आवाज और हमारे साथ हैं युवा नेता मालवीय नगर से अजय डांडिया जी। तो अब हम जाते जाते इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में आ गए हैं और हम बात करेंगे, एक आखिरी सवाल सर से पूछेंगे कि सर, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिनके बल पे आप अभी राजस्थान में भी चुनाव में जो प्रमुखता से आप उठाएंगे और जो जीत का सहरा भी नेता की बांध सकती है और राजस्थान जीत भी सकती है, आप क्या कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के बारे में, कि उनसे कितना फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा और कितना आपको चुनावी फायदा मिलेगा? मोना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से इस देश में काम कर रहे हैं, जिस तरह लगातार लगे हुए हैं, जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया, जो उनकी योजनाएं जो चल रही हैं, निश्चित रूप से वो योजनाएं इस देश को आगे ले जाएगी और नई सदी की ओर ले जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो देखा दर्शकों, आपने नेता की आवाज में हमारे साथ थे युवा नेता अजय डांडिया जी, और अगले बार इस एपिसोड में हम फिर एक नए नेता से मिलेंगे और जानेंगे उसके मन की बात, उसकी आवाज, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या इस चैनल पे किए वादे वो वास्तविकता में भी निभाएंगे, कितना खरे उतरेंगे और कितना वो खरा ना उतर पाएंगे। इसी कड़ी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं और मिलेंगे अगली बार एक नई राजनीतिक चर्चा में नेता की आवाज में। तब तक के लिए नमस्कार।